सन 2003 की बात है। चंदोली गांव में मेला लगा था। गांव के सभी लोग मेला घूमने आए थे। विशाल भी अपने दोस्त मोहित के साथ मेला घूमने आया हुआ था। काफी देर घूमने के बाद अब वो वापस जाने के लिए ऑटो स्टैंड की तरफ बढ़ रहे थे। मेला तो बहुत अच्छा था यार, मैं तो कुछ दिन बाद फिर से आऊंगा। हाँ मैं भी आऊँगा यार, अगर वो लाल लहंगे वाली लड़की फिर से मिली तो। उसको तू तो भूल जा, उसका मिलना लगभग नामुमकिन है। तभी उन दोनों को नजर आया कि उनसे आगे कुछ ही दूरी पर दो लड़कियां जा रही है। उनमें से एक ने लाल लहंगा पहना हुआ था। विशाल भागकर उन दोनों लड़कियों के सामने खड़ा हो गया। क्या बात है, पहले मेले में हमारे पीछे पड़ी थी, अब रास्ते में भी आ गए। माफ करना, लेकिन क्या करें, जब से आपको देखा है आपसे बात करने को मन मचल रहा था। लगता है आप दिल फेक हैदराबादी हैं। चलिए हटिए यहाँ से, हमें देर हो रही है। ओ सॉरी, हाँ लेकिन मैं आपसे फुर्सत में मिलना चाहता हूँ। आपका एड्रेस और मोबाइल नंबर मिल जाता तो ठीक होता। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, आपको रात में आना पड़ेगा, वो भी अकेले। आ जाऊंगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं सरूरपुर से हूँ, आपको घना जंगल पार करना पड़ेगा। उसके बाद गांव में दाखिल होकर 5 गलियां छोड़कर जो छठी गली आएगी, उसमें हरे दरवाजे वाला जो घर है वो हमारा है। ठीक है मैडम, कल रात हम आपके गांव जरूर आएंगे। आपको रात 10 बजे तक वहां आ जाना है। अगर नहीं आए तो हम आपको कॉल करके पूछ लेंगे। यह सुनते ही विशाल खुश हो गया और उसने अपना मोबाइल नंबर उसको दे दिया। अगले दिन शाम होते ही विशाल अपने घर निकला। कुछ ही देर में वो जंगल पहुंच गया। चारों तरफ घना जंगल था और तेज हवाएं उसके कानों को छू रही थी। ऐसे में झिंगुरों की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। मजा आ गया, वाह। उसने कुछ कदम बढ़ाकर देखा तो मोहित जमीन पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक मटन का टुकड़ा था। सामने आग जली हुई थी जिस पर लकड़ी के सहारे मटन सीखने के लिए लटका हुआ था। साले कमीने हैं? ऐसा कहते हुए विशाल उसके पास गया। हैं? तू यहाँ मुर्गा पार्टी कर रहा है और मुझे बताया तक नहीं? नाराज क्यों होता है, बैठ जा, तू भी खा ले। विशाल बैठ गया और मोहित ने उसको सीख से मटन निकाल कर दिया। विशाल ने भी उसके अंदर एक मुंह मारा। लाजवाब, कितना टेस्टी मटन है। मजा आ रहा है ना? हाँ बहुत, मन कर रहा है तेरा भी छीन कर खा जाऊं। छीनने की क्या जरूरत है, मेरे पास और है ना। ऐसा कहकर वो उठा और एक पेड़ के पीछे गया। अरे वहाँ पेड़ के पीछे क्या करने जा रहा है? कुछ देर पेड़ के पीछे रहने के बाद मोहित बाहर आया और वो मंजर देखकर विशाल का दिल दहल गया। आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। मोहित एक आदमी की लाश घसीट कर ला रहा था। उस आदमी की एक टांग और एक हाथ गायब थी। खून रिस रिस कर उसके शरीर से निकल रहा था। मोहित चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उसको घसीटते हुए विशाल के करीब आ रहा था। यह देख विशाल अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये तूने किसको मार दिया? कौन है ये? अरे यार, ये वही आदमी है जिसका मटन तू मजे से खा रहा है। विशाल ने तभी अपने हाथ से मटन छोड़ दिया और थर थर कांपने लगा। ये क्या बकवास है? तूने एक आदमी का खून कर दिया। तभी मोहित की आंखें लाल लाल चमकने लगी और वो बेहद भारी और डरावनी आवाज में बोला, हाँ काट दिया इसको, अब दोनों बैठकर इसका मांस खाते हैं, बैठ जा। उसकी भयानक आवाज सुनकर विशाल समझ गया कि वो मोहित नहीं है और चिल्लाते हुए वहां से भागा। इतने तेज कदमों से भागा कि उसको खुद भी अपनी स्पीड का अंदाजा नहीं था। थोड़ी देर भागने के बाद जब उसकी सांस फूलने लगी तो वो रुक गया। उसने पीछे की तरफ देखा तो मोहित उसके पीछे नहीं था। शायद वो चकवा था, भगवान का शुक्र है मैं बच गया। उसने अपनी घड़ी में देखा तो अभी 9:30 बज रहे थे। जल्दी निकलता हूँ, कहीं चकवा फिर से ना मिल जाए। विशाल ने हिम्मत की, फिर आगे कदम बढ़ा दिए। अभी उसको चलते हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उसको एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो कि एक लाठी के सहारे चल रहा था। कहीं ये चकवा तो नहीं, चुपचाप निकल जाता हूँ। विशाल ने अपनी चाल तेज कर दी और जैसे ही वो बूढ़े की बराबर में पहुंचा, बूढ़ा आदमी बोल पड़ा, अरे बेटा, ये रास्ता सरूरपुर ही जाता है ना?
यह सुनकर विशाल ने सोचा, ये तो बहुत कमजोर है। नहीं, ये चकवा नहीं हो सकता। अरे क्या हुआ बेटा, तुम जवाब क्यों नहीं देते हो? हाँ बाबा, यही सरूरपुर का रास्ता है। फिर तो तुम मेरे साथ साथ ही चलते रहो, मुझे डर है कहीं मैं रास्ता ना भटक जाऊं। ठीक है बाबा, आप मेरे पीछे पीछे आते रहिए। विशाल अब आगे कदम बढ़ा रहा था और वो बूढ़ा बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा था। विशाल को भी अब अपनी चाल धीमी करनी पड़ी। ये बूढ़ा तो रेंग रहा है, 10 बजने ही वाले हैं। इसके चक्कर में कहीं मुझे ना देर हो जाए। उसने पीछे देखा और बोला, अब्बा आप थोड़ा तेज चलिए ना, मुझे जल्दी पहुंचना है। क्यों मजनू साहब, आप तो 10 बजे तक आने वाले थे, अभी तक यहीं अटके हो? उसने वापस पलटकर सामने देखा तो वही लाल लहंगे वाली लड़की सामने खड़ी थी। अरे तुम यहाँ, तुम जंगल में इस टाइम क्या कर रही हो? हमें आपकी फिक्र हो रही थी, इसीलिए हम आपको देखने के लिए जंगल चले आए। लेकिन तुम्हारे पास तो मेरा नंबर भी है, तुम कॉल भी तो कर सकती थी। अब क्या बताऊं, तुम्हारी इतनी चिंता हो रही थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि तुम्हारा नंबर भी है मेरे पास। चलो अब हमारे साथ आओ, गांव ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा कहकर उसने विशाल का हाथ थाम लिया। इतनी देर में बूढ़ा भी विशाल के करीब आ गया था। बेटा, अब बातें ही करते रहोगे या आगे भी बढ़ोगे? हाँ हाँ, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर अब तीनों साथ आगे बढ़ गए। अभी कुछ देर आगे चले ही थे कि उस लड़की का पैर मुड़ा और वो अचानक से गिर पड़ी। अरे क्या कर रही हो, देखकर चलना चाहिए ना। विशाल उसको सहारा देकर उठाने लगा, तभी वो चिल्ला उठी, हमसे चला नहीं जाएगा। ठीक है, तो मौके का फायदा उठा लेते हैं। ऐसा कहकर विशाल ने उस लड़की को गोद में उठा लिया और आगे बढ़ गया। लड़की मुस्कुराते हुए उसको देख रही थी। विशाल भी बार बार उसकी तरफ देखता और फिर सामने नजर डालता। उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। पहली बार उसने किसी लड़की को ऐसे उठाया था। अब कुछ देर चलने के बाद उसको गांव के घरों में जलती हुई रोशनी भी दिखाई देने लगी। यार, ये तुम इतनी भारी कैसे लगने लगी हो? अभी तक तो तुम्हारा वजन पता भी नहीं चल रहा था। ऐसा कहते हुए विशाल ने देखा कि उस लड़की के बाल और पैर इतने लंबे हो चुके हैं कि अब वो जमीन से जा मिले हैं। ये देखकर विशाल डर गया और उसने लड़की को फेंक दिया। लड़की गिर गई और फिर खड़ी होकर उसको घूरने लगी। तभी उसने बूढ़े आदमी को पकड़ा और उसकी लाठी तोड़कर उसी के पेट में घुसेड़ डाली। नहीं। फिर उसने बूढ़े की आंख में उंगली मारकर उसकी एक आंख निकाल ली। इंसानों की आंख बहुत टेस्टी होती है। ऐसा कहकर उसने बूढ़े की आंख को मुंह में रख लिया। लाजवाब। यह मंजर देखकर विशाल की रूह तक कांप गई। वह बहुत तेज भागा और उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। गांव के अंदर दाखिल होने के बाद भी उसको बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वह सीधा छठी गली में जाकर रुका। यही है वो गली जहां उस लड़की का घर होगा। अब बस हरा दरवाजा ढूंढना है। कुछ कदम चलने के बाद उसे हरा दरवाजा भी नजर आया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो सीधा उस घर के अंदर दाखिल हो गया। सामने वो लड़की बैठी हुई थी। वह उसको देखकर खड़ी हो गई और विशाल भी उससे जा चिपटा। अरे अरे, क्या हुआ तुमको? इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? विशाल ने रोते रोते उसको सारी कहानी सुनाई। मुझे तो लग रहा था कि मैं आज बचूंगा नहीं। चकवा मुझे नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, अब तुम घबराओ नहीं, तुम बिल्कुल ठीक जगह पर आ चुके हो। ऐसा कहकर उस लड़की ने उसको कुर्सी पर बिठाया और मुस्कुराते हुए देखने लगी। विशाल इस टाइम डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अपने डर को छिपाते हुए उसको स्माइल पास की। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने कॉल रिसीव कर कान पर लगाया। हेलो। हेलो विशाल, कहाँ हो आप? सरूरपुर आ गए? यह सुनकर विशाल ने सोचते हुए पूछा, कौन हो मैम आप? नंबर कहाँ से मिला? भाई वाह, एक ही दिन में भूल गए मुझे। मेले से आते टाइम तुम ही ने तो कहा था ना कि तुम मेरे गांव आओगे। मुझे लगा था कि तुम नहीं आने वाले, इसीलिए मैंने तुमको गलत एड्रेस बता दिया था। उस घर के अंदर कोई नहीं रहता। यह सुनकर विशाल का पूरा शरीर कांपने लगा।
उसकी निगाहें उस लड़की पर थी जो उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और आंखें पीली होकर चमक रही थी। विशाल के हाथ से मोबाइल छूट गया और जमीन पर गिर गया। वह उठकर भाग नहीं चाहता था कि उस लड़की ने उसको पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उसके सीने पर चढ़ बैठी। फिर उसने विशाल की गर्दन पकड़कर 2 झटकों में ही धड़ से अलग कर दी। चकवा से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।